नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड कुछ थ्योरीज और उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखा था। आज के वीडियो में हम उसका ही ऑसिलेशन का सेकंड टाइप जो है हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम, उसके बारे में जानेंगे। किस टाइप के स्प्रिंग्स को हम अरेंज करें जैसे सीरीज और पैरेलल, और उनकी वजह से क्या टाइम पीरियड निकल के आता है, उन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम। अगर मैं किसी स्प्रिंग से किसी मास को लगा देता हूं तो उसका क्या होगा, ऑसिलेशन होगा। क्या होगा, ऑसिलेशन। अगर मैंने किसी स्प्रिंग को किसी मास से लगा दिया और फिर छोड़ दिया तो ये इस मास की वजह से ये स्प्रिंग क्या करेगी, ऑसिलेशन। क्या करेगी, ऑसिलेशन। उसी का हम क्या निकालने वाले हैं, टाइम पीरियड। तो मैं इस सिस्टम का मास कंसीडर कर लेता हूं m। हम स्प्रिंग कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल K। किसी ना किसी स्प्रिंग का जो ऑसिलेशन है वो डिपेंड करता है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट K पे और डिपेंड करता है वो मास पे। इसको डिराइव करके हम प्रूव करेंगे कैसे वो मास और स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। तो हमें पता है कि स्प्रिंग के लिए जो फोर्स का फॉर्मूला आता है वो आता है हमारा F इक्वल्स टू माइनस का kx। जो स्प्रिंग के लिए हमारा फोर्स का फॉर्मूला निकल के आता है वो हमारा होता है F बराबर माइनस kx। जैसा कि हमें पता है हम यहां से निकालने वाले हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले से पहले हमें सबसे पहले निकालना होगा ओमेगा का फॉर्मूला, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा का रिलेशन डायरेक्ट किससे है, टाइम पीरियड से। किससे है, टाइम पीरियड से। तो हम ओमेगा के फॉर्म में अगर इसे निकाल ले तो हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें पता है कि ओमेगा का रिलेशन है तुम्हारा एक्सेलरेशन से। तो अगर मैं इस फोर्स को एक्सेलरेशन के टर्म्स में लिख दूं तो मैं एक्सेलरेशन और ओमेगा का रिलेशन निकाल सकता हूं और ओमेगा से फिर टाइम पीरियड का रिलेशन निकाल सकता हूं, क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा बराबर क्या आता है, 2 पाई अपॉन टी। क्या आता है, 2 पाई अपॉन टी, जो हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। पर हमें यह भी पता है कि एक्सेलरेशन और ओमेगा के बीच का रिलेशन होता है, एक्सेलरेशन बराबर होता है हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसका डेरिवेशन भी हम पिछले वीडियोस में निकाल चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं फोर्स को सबसे पहले लिखना चाहूंगा एक्सेलरेशन के टर्म में। तो मैं फोर्स को लिख सकता हूं मास इंटू एक्सेलरेशन, और इक्वल्स टू में हमारे पास है स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू एक्स है हमारा जितना एक्सपांशन इसने मास लगाने के बाद किया है। फॉर एग्जांपल मास लगाने के बाद इसका एक्सपांशन एक्स हुआ है, तो ये एक्स ही तुम्हारा क्या है, स्प्रिंग का एक्सपांशन। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन के फॉर्मूले की। तो एक्सेलरेशन बराबर हमारा आ जाएगा k अपॉन एम इंटू में एक्स। ए बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का k अपॉन एम बराबर एक्स। क्योंकि हमको पता है कि एक्सेलरेशन बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर मैं एक्सेलरेशन को माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख दूं बाय पुटिंग a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर माइनस के अपॉन एम बराबर एक्स। अगर मैं दोनों साइड कंपेयर करूं तो मेरे पास इस साइड भी एक्स है और इस साइड भी एक्स है, तो हमारा ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, के अपॉन एम। कितना आ जाएगा, के अपॉन एम। ठीक है। अगर मैं इस स्क्वायर को हटाता हूं तो इक्वल्स टू में रूट आ जाएगा, जो होगा हमारा रूट के अपॉन एम। क्योंकि हमें पता है कि ओमेगा और टाइम पीरियड के बीच का रिलेशन है। ओमेगा बराबर होता है हमारे पास 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी। तो मैं ओमेगा को अब क्या लिखने वाला हूं, यूजिंग ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी, इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन सेकंड। तो ये हो गया हमारे पास 2 पाई अपॉन टी इक्वल्स टू रूट के अपॉन एम। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए टाइम पीरियड की। किसकी वैल्यू चाहिए, टाइम पीरियड के लिए। तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूं, उल्टा। तो ये हो गया हमारे पास t अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू रूट एम अपॉन के। तो टाइम पीरियड बराबर कितना आ गया, 2 पाई रूट एम अपॉन के। ये हमारे पास आ जाता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम। फॉर
टाइम पीरियड फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए हमारे पास ये आ जाता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो हमको यहां से क्या पता चल रहा है कि जो टाइम पीरियड है, क्योंकि 2 पाई तो कांस्टेंट है, इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सीधा सीधा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रूट एम के। किसके है, रूट एम के, जो कि क्या है हमारा मास। क्या है, मास। और के क्या है हमारा, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूले से हमें डायरेक्ट ये पता चल रहा है कि हमारा टाइम पीरियड डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, मास के, और इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल है, रूट के। यानी इसका जो टाइम पीरियड है स्प्रिंग मास सिस्टम का, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो मास पे और एक उसके स्प्रिंग कांस्टेंट पे। हमने पिछली वीडियो में जब सिंपल पेंडुलम पढ़ा था तो वहां पे हमने देखा था कि जो हमारा टाइम पीरियड था वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा था। हमारा टाइम पीरियड नॉट डिपेंडेंट ऑन मास, इसके लिए सिंपल पेंडुलम के लिए। पर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम में जो हमारा टाइम पीरियड है डिपेंड्स ऑन मास, डिपेंड्स ऑन मास। हमारा किस पे डिपेंड करेगा, वो मास पे। अब हम बात करने वाले हैं, ये तो हमारा हो गया बेसिक जनरल फॉर्म कि अगर हमने किसी स्प्रिंग से किसी मास को लगा दिया तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। और हम जानेंगे कि अगर स्प्रिंग को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जमा दिया जाए तो उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या निकल के आता है। सेम हमने जब रेजिस्टेंस आपने जब पढ़ा होगा तो रेजिस्टेंस में भी हम जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखते हैं या जब पढ़ते हैं तो वैसा ही फॉर्मूला आपके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए आएगा फॉर सीरीज और फॉर पैरेलल। चलिए एक डेरिवेशन हम करते हैं, स्प्रिंग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो मैं दो स्प्रिंग को सीरीज में कंबाइन करूंगा। ये हो गई हमारी स्प्रिंग फर्स्ट और ये हो गई हमारी स्प्रिंग सेकंड। दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, अलग अलग, K1 और K2। आप हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, अगर दो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है तो उन दोनों का एक्सपांशन भी क्या होगा, अलग अलग। क्या होगा, अलग अलग। तो मैं बोल देता हूं कि इसका एक्सपांशन हुआ x1 और इसका एक्सपांशन हुआ x2। एक्सपांशन बोलो या एक्सटेंशन बोल दो, तो x1 हो गया या x2। अब नीचे क्या लगा हुआ है, मास। क्या लगा हुआ है, मास। अब हम निकालने वाले हैं इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो हाँ, अगर हम बात करें कि दोनों के लिए जो फोर्स का फॉर्मूला है वो कैसा आएगा, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का kx। क्या होता है, माइनस का kx। अब सबका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, सबका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, अलग अलग। तो अगर मैं टोटल एक्सपांशन की बात करूं, ये थोड़ा x1 एक्सपांड हुआ और ये थोड़ा x2 एक्सपांड हुआ, तो नेट एक्सपांशन की बात करूं तो वो कितना होगा हमारा, x1 प्लस x2। कितना होगा, x1 प्लस x2। अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करके यहां पे फोर्स की टर्म्स में इसको लिख दूं तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का F अपॉन के। कितना आ जाएगा, माइनस का F अपॉन के। ये x नेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट भी कितना आएगा, नेट वाला। कौन सा आएगा, नेट वाला। अगर x1 की बात करूं तो ये हमारे पास आएगा माइनस F, क्योंकि फोर्स तो टोटल ही लगेगा उसके ऊपर, इस मास की वजह से ही उस पर फोर्स लगेगा, इसलिए F हमारा क्या है, सेम। अब बात करते हैं एक्सपांशन की, तो ये हो गया हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट K1। x2 की बात करें तो ये हो गया हमारा F अपॉन K2। कितना हो गया, F अपॉन K2। बाय यूजिंग दिस वैल्यूज मैं इसको इस इक्वेशन में रखने वाला हूं। तो xn को हम लिख सकते हैं माइनस का F अपॉन K नेट बराबर, x1 को हम लिख सकते हैं माइनस का F अपॉन K1, x2 को हम लिख सकते हैं माइनस का F अपॉन K2। तो अगर माइनस कॉमन लेके इसको अगर मैं लिखूं तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और मैं अगर फोर्स को भी कॉमन ले लेता हूं
तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है टेकिंग एफ कॉमन फ्रॉम बोथ साइड। तो हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है 1/kn बराबर 1/k1 प्लस 1/k2। ये हमारे पास है नेट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जब हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम किसके अंदर अरेंज हो, सीरीज में। किसमें अरेंज हो, सीरीज में। तो हमारे पास के नेट की वैल्यू कितनी आती है 1/k नेट बराबर 1/k1 प्लस 1/k2। सेम सिनेरियो हमने देखा होगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो उनका आर नेट भी ऐसे ही आता है, आर इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/। अगर इससे कंपेयर करूं तो स्प्रिंग मास सिस्टम को भी इस टर्म्स में ही लिखा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस सीरीज इन रेजिस्टेंस याद रखना है, तो आप इस फॉर्मूले को इजीली डिराइव कर सकते हैं। ये है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये है स्प्रिंग कांस्टेंट फ्रॉम स्प्रिंग 1 फॉर स्प्रिंग 1। ये है आपका नेट और ये है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर स्प्रिंग 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। इससे पहले हमने पढ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेम प्रोसीजर, हम दो स्प्रिंग को कैसे अरेंज करेंगे पैरेलल में। इन दोनों पे एक मास लगा देते हैं हम। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा k1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा k2। चलिए अब आगे, अगर सेम तरीके से आप इसको भी सोल्व करते हैं तो इसका k रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप निकल के आता है k1 प्लस k2, k1 प्लस k2। सेम प्रोसीजर से आपको इसको सोल्व करना है, आपका फॉर्मूला निकल के आएगा k1 प्लस k2। सेम एज लाइक जब आपका रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो हमारा R इक्विवेलेंट आता था R1 प्लस R2। सेम अगर आप इसको ध्यान में रखते हैं तो आप इस फॉर्मूले में कभी भी कंफ्यूज होने वाले नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा, किसी भी स्प्रिंग का अगर जिसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा उसका एक्सटेंशन क्या होगा, ज्यादा। क्या होगा, अगर किसी का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होगा तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, कम। ये बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम उसका एक्सटेंशन ज्यादा, और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा उसका एक्सटेंशन क्या होगा, कम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट in uniform circular motion on its diameter। चलिए इस टॉपिक को समझने के लिए हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हमारा जो अर्थ है वो रोटेट तो कर रहा है पर वो कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन है। कैसा मोशन है, सर्कुलर। उसके पास कोई ना कोई टाइम पीरियड तो है पर वो एक ऑसिलेशन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। उसके पास टाइम पीरियड तो है, क्योंकि हमने जब ऑसिलेशन की बात की रही थी तो हमने बोला था जिसका टाइम पीरियड हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अर्थ का तो टाइम पीरियड होता है पर वो ऑसिलेट नहीं करता, वो सिर्फ अपनी एक्सिस पे घूमता है, वो सिर्फ राउंड लगा रहा है, वो ऐसे ऑसिलेट नहीं कर रहा है। पर ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम जानेंगे कि जो इसका मोशन हो रहा है अर्थ का, उसकी जो परछाई बन रही है डायामीटर पे, वो ऑसिलेशन मोशन कर रही है। जानिए कैसे, देखिए इसको ऐसे समझिए आप। मान लीजिए ये ऑर्बिट है,
ये इसका सेंटर पॉइंट, ये इसका डायमीटर हो गया। मान लीजिए अर्थ, इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं, यहां पे है आपकी अर्थ फॉर एग्जांपल, ये है आपका ओ। जब ये मोशन चालू करेगी तो जब ये ए पॉइंट यहां आएगा तो इसकी परछाई यहां कहीं बनेगी। जब ये पॉइंट यहां पे आएगा तो इसकी परछाई यहां कहीं बनेगी। जब ये पॉइंट यहां आएगा इसकी परछाई यहां कहीं बनेगी। जब ये पॉइंट यहां आएगा इसकी परछाई यहां कहीं बनेगी। जब ये पॉइंट यहां आएगा इसकी परछाई यहां कहीं बनेगी। ये पॉइंट यहां आएगा इसकी परछाई यहां बनेगी। ये पॉइंट यहां आएगा इसकी परछाई, ये पॉइंट यहां इसकी परछाई। जब ये वापस अपनी पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि ये कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन। ये क्या है आपका डायामीटर। हमें बस डायामीटर पे देखना है। तो देखो जब ये यहां से यहां आया तो इसकी परछाई यहां से इधर गई। इसकी परछाई कहां से कहां गई, यहां से यहां, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। अब ये यहां से यहां जाएगा, तो जब ये यहां आया तो इसकी परछाई बनी यहां पे, इसकी परछाई बनी यहां पे। जब ये पॉइंट यहां आया तो इसकी परछाई बनी यहां पे। जब ये पॉइंट यहां आया इसकी परछाई बनी यहां पे। जब ये पॉइंट यहां आया इसकी परछाई बनी यहां पे। तो इसकी परछाई की डायरेक्शन अब कैसी होती जा रही है, इस डायरेक्शन में जाती जा रही है। अर्थ ने तो क्या किया, सर्कुलर मोशन। क्या किया, सर्कुलर मोशन। पर उसकी परछाई ने क्या किया, ऑसिलेशन मोशन। क्या किया, ऑसिलेशन मोशन। पहले परछाई यहां से यहां गई, अब परछाई कहां से कहां जा रही है, यहां से यहां। इसको क्या बोलेंगे हम, ऑसिलेशन मोशन। इसलिए टॉपिक का नाम है प्रोजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मोशन ऑन इट्स डायमीटर, मोशन ऑन इट्स डायमीटर शोज ऑसिलेटरी मोशन। इसके डायमीटर पे जो परछाई बन रही है वो कैसी मोशन दिखा रही है, प्रोजेक्टाइल सॉरी ऑसिलेटरी मोशन। कैसी दिखा रही है, ऑसिलेटरी मोशन। तो इसको हम प्रूव करेंगे कि ये कैसे ऑसिलेटरी मोशन करने वाली है। तो इसकी परछाई को हमने जब देखा तो जब इधर से इधर जा रही थी तो परछाई यहां से यहां आ रही थी। जब हम इस साइड जा रहे थे तो परछाई यहां से यहां जा रही थी। इसको एक एग्जांपल के रूप में समझिए। अगर आपको स्क्रीन पे एक लाइट दिख पा रही होगी, तो मैं इस फोन को अब सर्कुलर मोशन कराऊंगा। आपको सिर्फ यहां पे देखना है कि ये जो लाइन है वो कैसे जा रही है। अगर मैं इस फोन का सर्कुलर मोशन करा रहा हूं तो ये जो लाइन है वो स्ट्रेट से इधर ही जा रही है। देखिए आप, अगर मैं इसको स्पीड से घुमाऊं तो देखिए मोशन तो इसका सर्कुलर हो रहा है, पर लाइन कैसी जा रही है, आगे पीछे जा रही है। कैसी जा रही है, आगे पीछे जा रही है। यही क्या है अपना, जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उसकी परछाई जो डायमीटर पे पड़ रही है वो कैसा मोशन दिखाएगी आपको, ऑसिलेटरी मोशन। कैसा दिखाएगी, ऑसिलेटरी मोशन। इसको अब हम प्रूव करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गई आपकी डायमीटर। मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका इस पॉइंट पे है, ऑब्जेक्ट जो यहां तक आया यही तो इसका एम्पलीट्यूड हुआ। उसका मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, यहां तक ही। अगर ओरिजिन से देखें तो यही क्या है आपका एम्पलीट्यूड। क्या है, एम्पलीट्यूड। इसको मैं मान लेता हूं थीटा। क्या मान लेता हूं, थीटा। ये उसकी परछाई यहां कहीं बन रही होगी, फॉर एग्जांपल इसकी परछाई यहां कहीं बन रही होगी, ठीक है। तो इस डिस्टेंस ये एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया इसका, हाईएस्ट ए। कितना हो गया, ए। मान लीजिए इसकी परछाई यहां कहीं बन रही है, ठीक है। अब मैं, ये तो हो गई आपकी रेडियस। अगर सेंटर से इस बॉर्डर तक देखें तो ये इसकी क्या होगी, रेडियस। ये हो गया इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मान लीजिए उसने थीटा एंगल पे मोशन किया। कितने पे, थीटा एंगल तक वो सर्कुलर मोशन किया। अब हम निकालेंगे इसके, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, तो क्या हमने जब फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन अगर इसके बराबर आ जाता है तो वो मोशन कैसा हो जाता है, ऑसिलेटरी मोशन। कैसा हो जाता है, ऑसिलेटरी मोशन। अब अगर ध्यान से देखिए, हमारे को मोशन किससे मतलब है, हमको मोशन सिर्फ डायामीटर वाले से ही मतलब है, क्योंकि डायामीटर पे ही इसका क्या हो रहा है, ऑसिलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑसिलेशन। तो हम अगर डायामीटर की इक्वेशन ले ले और उसका डेरिवेटिव निकाल के उसकी वेलोसिटी निकाल दे, पर वेलोसिटी के बाद अगर उसका
एक्सेलरेशन निकाल दे डबल डेरिवेटिव से, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, माइनस एक्स के। किसके प्रोपोर्शनल है, माइनस एक्स के। तो चलिए शुरू करते हैं। ए है हमारा एम्पलीट्यूड, आर है हमारी रेडियस, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस इक्वेशन में, अगर मैं इसका कंपोनेंट लूं एक्स डायरेक्शन में, अगर मैं इसका कंपोनेंट लूं एक्स डायरेक्शन में, तो वो हमारा कंपोनेंट आएगा आपका एक्स बराबर आर का कंपोनेंट जब इधर लेंगे तो वो आएगा हमारा आर कोस थीटा। क्या आएगा, आर कोस थीटा। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि हम थीटा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। तो हम थीटा को किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स बराबर आर कोस ओमेगा टी, आर कोस ओमेगा टी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा आर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है तो हम आर को क्या लिख सकते हैं, ए। क्या लिख सकते हैं, ए। तो अब हम इसको ही सोल्व करेंगे। तो अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, तो अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करूं ऑन डिफरेंशिएट, इसको नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, ऑन डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो हमारे पास क्या आएगा, dx अपॉन dt प्लस टू आर कॉस का हो गया डिफरेंशिएशन अपने पास माइनस साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी का वापस होगा तो ये आएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में ओमेगा, तो हमारे पास dx अपॉन dt आता है माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास आ चुकी है वेलोसिटी। क्या आ चुकी है, वेलोसिटी। नाउ अगर मैं इस वेलोसिटी का अगेन डिफरेंशिएशन करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। अगेन इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 2। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो हमारे पास क्या आएगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर माइनस आर ओमेगा, साइन का होता है हमारे पास कोस ओमेगा टी, ओमेगा टी का वापस होगा तो आ गया हमारे पास ओमेगा। ये होता है हमारे पास एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो हमने इसको लिख दिया एक्सेलरेशन बराबर, जब ओमेगा से ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो होगा ओमेगा स्क्वायर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी। तो हमारा एक्सेलरेशन कोस ओमेगा टी, और हमको पता है कि आर कोस ओमेगा टी को हमने क्या माना था इनिशियल में, कोस ओमेगा टी को एक्स माना था। क्या माना था, एक्स, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था। तो ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस का एक्स ऑन पुटिंग एक्स इक्वल्स टू आर कॉस ओमेगा टी, क्योंकि हमने इनिशियल में एक्स बराबर क्या माना था, आर कॉस ओमेगा टी। तो हम जब इसको कंपेयर करें तो हमारा एक्सेलरेशन डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल आ जा रहा है, माइनस एक्स के। किसके आ जा रहा है, माइनस एक्स के। तो हमने जब फर्स्ट लेक्चर में बात की थी, अगर हमारा एक्सेलरेशन माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है तो ये प्रूव हो जाता है कि हमारा जो ये मोशन है वो कैसा है, ऑसिलेटरी मोशन है। कैसा है, ऑसिलेटरी मोशन। वापिस देखिए, हमें सिर्फ एक्स डायरेक्शन से मतलब है। किस डायरेक्शन से मतलब है, एक्स डायरेक्शन से। क्यों, क्योंकि हमारा जो मोशन हो रहा है ऑसिलेटरी, वो सिर्फ हो रहा है डायमीटर के अलोन। क्योंकि हमारा इस सरफेस एरिया पे तो सिर्फ हो रहा है सर्कुलर मोशन, पर हमारा डायमीटर पे कैसा हो रहा है मोशन, जब परछाई इधर से इधर जा रहे थे तो इस डायरेक्शन में बन रही थी, जब वापस आ रहे तो इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन को हम क्या मानते हैं, एक्स डायरेक्शन। क्या मानते हैं, एक्स डायरेक्शन। तो इसको जब हमने फर्दर सोल्व किया तो हमको लास्ट में ये जानने को मिला कि हमारा एक्सेलरेशन डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल आ गया, माइनस एक्स के। तो यही तो कंडीशन होती है ऑसिलेटरी मोशन की। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो डायामीटर पे जो परछाई बन रही है, किसी सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी वजह से जो परछाई बन रही है डायामीटर पे, वो कैसा होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है। कैसा होता है, ऑसिलेटरी मोशन। चलिए अब लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ oscillations, types of oscillations। सबसे पहला है आपका फ्री ऑसिलेशन। अगर मैं फ्री ऑसिलेशन को डिफाइन करूं, ऐसा ऑसिलेशन जिसके अंदर आपका एम्पलीट्यूड क्या हो, कांस्टेंट। क्या हो, कांस्टेंट।
एम्पलीट्यूड आपका क्या हो, कांस्टेंट। इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, फ्री ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं, फ्री ऑसिलेशन। ऐसा कभी भी रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी कोई चीज मोशन में होगी तो वो एनर्जी लूज तो करेगी। अगर इसको भी मैं मोशन करा दूं तो ये ऐसे करके थोड़ी देर बाद इसकी एनर्जी लूज होगी और ये फिक्स टाइम पे आ जाएगा। इसका एम्पलीट्यूड कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। ये सिर्फ किताबों में लिखने के लिए अच्छा है कि एम्पलीट्यूड क्या हो, कांस्टेंट। तो चलिए इसको हम डिफाइन करते हैं। अगर एम्पलीट्यूड हमारा कांस्टेंट है तो ये वेव सेम टू सेम एम्पलीट्यूड दिखानी चाहिए। ये हो गया आपका फ्री ऑसिलेशन। एम्पलीट्यूड हमारा होता है टॉप पॉइंट, सबके टॉप पॉइंट आपके क्या है, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है। और ये भी आपके क्या है, सिमिलर। तो ये क्या हो गए आपके फ्री ऑसिलेशंस। क्या हो गए, फ्री ऑसिलेशन का टाइप। अब हम बात करते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन की। अगर मैं डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात करूं तो ऐसा ऑसिलेशन जिसके अंदर हमारा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है। वो एनर्जी के साथ जैसे जैसे उसकी एनर्जी लूज होती जाएगी वो क्या करता रहेगा, अपनी मेन पोजीशन पे आता रहेगा। तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं आपके बीच, तो इनिशियल में मान लीजिए उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहा होगा, थोड़ी टाइम बाद उसकी एनर्जी लूज हुई होगी, एनर्जी लूज हो के वो वापस का आ गया होगा उसके मेन पॉइंट पे। ये हो गया आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या हो गया, डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये हो गया आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब हम बात करते हैं लास्ट, जो है आपका फोर्स्ड ऑसिलेशन। नेक्स्ट टाइप क्या है आपका, फोर्स ऑसिलेशन। इसके अंदर आप लिख सकते हैं टाइप ऑफ ऑसिलेशन, अ टाइप ऑफ ऑसिलेशन which in which external force in which external force is applied with same frequency to move constant amplitude, to move an object at constant amplitude। अगर मैं किसी चीज को बाहर से फोर्स लगाऊं तो मैं उसे कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ मैच करा सकता हूं। फॉर एग्जांपल, आपके जो घड़ी का पेंडुलम होता है वो सेल से मोशन करता है, तो उसको एक एक्सटर्नल फोर्स दिया जा रहा है, इसलिए वो सेम एम्पलीट्यूड के साथ चल रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को झूला झुला रहे हैं तो अगर किसी को आप पीछे से फोर्स लगा रहे हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए, तभी वो कैसा काम करेगा, सेम एम्पलीट्यूड पे। मान लीजिए अगर झूला आगे जा रहा है तो हम भी उसको इसी डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं, जब झूला पीछे आ रहा है तो हम भी उसको इसी डायरेक्शन में वापस खींच रहे हैं, तो उसके साथ साथ ही हमारी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। अगर आप देखें तो ये झूले का मोशन हो गया और ये आपका एक्सटर्नल फोर्स का मोशन हो गया, दोनों फोर्स का मोशन क्या हो गया, सेम। क्या हो गया, सेम। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कंडीशन। अगर आपकी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी उस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए, उस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। तो सेम एम्पलीट्यूड को लाने के लिए हम
कौन से ऑसिलेशन का यूज करते हैं? फोर्स ऑसिलेशन। कौन से ऑसिलेशन का यूज करते हैं? फोर्स ऑसिलेशन, जिसके अंदर हमारी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी किससे मैच हो जाती है? ऑब्जेक्ट से, इसलिए उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? सेम। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके इससे रिलेटेड जितने भी प्री-वाई क्यूज और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको लेके आएंगे। धन्यवाद।